देखो यहाँ पे regarding how to determine which indicator for acid base titration. कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि हमारे पास जो है कौन सा इंडिकेटर आपका सुटेबल है फॉर एसिड बेस टाइट्रेशन। अब वो सिंपल कंसेप्ट जैसे मान लो कि हमारे पास अगर बात करें फिनोल्फथलीन का, इस केस में जो कलर चेंज इंटरवल है वो हमारे लाइट रहेगा। मेरा कैमरा क्यों मेरा तो कैमरा हो, बोर्ड का कैमरा हो। मेरा कैमरा कि जो कलर चेंज इंटरवल है वो हमारे पास है बिटवीन द pH 1.2 टू pH 10। ये तो हमारे पास जो आपका जो कलर चेंज इंटरवल है वो लाइक बिटवीन pH 8.6 से pH 10। तो आप कह सकते हो कि हमारे पास जो इक्विवेलेंस पॉइंट होना चाहिए है ना, कि जो हमारे पास इक्विवेलेंस पॉइंट बोलो या फिर बोलो एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन, वो हमेशा इस कलर चेंज इंटरवल के बीच में होना चाहिए या कहाँ होना चाहिए? बीच में। तभी तो कलर चेंज आएगा। कि हमारे पास जो है इस तरह से हमको याद रखना है कि कोई भी आप टाइट्रेशन में वो इंडिकेटर यूज करोगे जिससे कलर चेंज इंटरवल के रेंज के अंदर में आपका क्या है एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। जैसे आप मान लो मिथाइल ऑरेंज है, तो मिथाइल ऑरेंज के केस में आपका जो कलर चेंज इंटरवल है 3.1 से 4.4 हो गया, तो वहां पे आपका जो एंड पॉइंट होना चाहिए वो उसके बीच में लाई करना चाहिए। अब मान लो कि अगर मान लो कि आपका जो एंड पॉइंट है, अगर मान लो कि सपोज करो कि उसका पीएच आपका 7 है, मान एंड पॉइंट का जो पीएच है वो कितना है 7 है, तो क्या हमारे पास इंडिकेटर कलर चेंज दे पाएगा? क्यों नहीं दे पाएगा? नहीं होगा। अगर मान लो अगर आपके पास जो है अगर आपका 9 आया तो दे सकता है। अब इसमें कुछ चीज और भी आता है, समझिए तब लोग जो pH 10 है वो क्या एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ गिविंग टाइट्रेशन, एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ मतलब इसके बाद नहीं होगा, मतलब इसके बाद कलर चेंज नहीं होगा। अच्छा, और इस दोनों के बीच में ही इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा और वो ही पैटर्न में एंड पॉइंट होती है। एंड पॉइंट, ये जो एंड पॉइंट जहाँ पे आपके पास जो आपका एंड पॉइंट बोलो इक्विवेलेंस पॉइंट बोलो, वो हमेशा जो है इस पीएच रेंज के क्या होना चाहिए? बीच में होना चाहिए, तभी तो कलर चेंज दिखेगा। अच्छा, pH 10 एंड पॉइंट नहीं है, इस दोनों के बीच में एंड पॉइंट आएगा। हाँ, अब मान लो कि सपोज करो कि एक आपका जो एंड पॉइंट है उसका पीएच मान लो कि 3 है, मान लो, तो उस केस में इंडिकेटर यूज करेंगे भी तो कलर चेंज नहीं दिखाई देगा। तो क्या हमेशा आपके पास जो है टाइट्रेशन कब रोकना है? जब आपके पास एंड पॉइंट हो, और वो तब आप रोक पाओगे, एंड पॉइंट तब पता चल पाएगा जब कलर चेंज होगा, और कलर चेंज तो तभी होगा जब एंड पॉइंट का पीएच इन दोनों के बीच में होगा। अगर मान लो कि बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में चला गया, बहुत एक्सट्रीम में चला गया, तो उस केस में क्या होगा कि पीएच चेंज पहले हो जाए, मतलब कलर चेंज क्या होगा पहले हो जाएगा कि बाद में होगा? पहले हो जाएगा। तब देखते हैं, समझ जाओ। जैसा देखो, इफ आई टॉक अबाउट द स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, strong acid versus
स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। तो स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस से टाइट्रेट कर रहे हैं ना। जैसे मान लो कि हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया एक कोनिकल फ्लास्क ले लिया है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइट्रेशन फ्लास्क, और ये व्हाइट टाइल है, और इस व्हाइट टाइल के ऊपर हम लोगों ने या कोनिकल फ्लास्क को बोल रहे हैं टाइट्रेशन फ्लास्क, उसमें हम लोगों ने सोल्यूशन ले लिया। तो मान लो सपोज करो कि इस केस में हमने ले लिया HCl सोल्यूशन, मान लो इस केस में उन्होंने मान लो क्या ले लिया HCl सोल्यूशन, जिसका आपका वॉल्यूम नोन है क्या, नोन है, ये नोन होगा तो मीटर करके डालो, तो इसका जो नॉर्मैलिटी होगा वो क्या होगा, नोन होगा। इसको हम लोग क्या करना है, फाइंड करना, मान लो इसकी नॉर्मैलिटी N1 है जो हमको पता करना है, और ऑब्वियसली बात है जब सोल्यूशन आप लोगे तो मेजरिंग फ्लास्क से मेजर करके डालोगे ना इसमें, इसलिए आप वॉल्यूम कितना लिए हो तो मेजरिंग फ्लास्क से मेजर करके इसमें डाल दोगे, तो कहते हैं कंसंट्रेशन लोगों को पता नहीं, इसलिए इसका कंसंट्रेशन को पता करने के लिए क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे, और जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे वो लोग लेंगे किसमें, कैलिब्रेटेड ब्यूरेट, किसमें लेंगे हम लोग, कैलिब्रेटेड ब्यूरेट में लेंगे। तो ये आपका जो ब्यूरेट है ये आपका कैलिब्रेटेड है, और ये लगा हुआ आपके पास स्टॉप कॉक है ना, टैप लगा हुआ है, और ये आपका हो गया कैलिब्रेटेड ब्यूरेट। इसमें मान लो कि हम लोगों ने ले लिया स्टैंडर्ड NaOH सॉल्यूशन, है ना। तो ऑब्वियस बात है कि हम लोग को एक का कंसंट्रेशन पता होना चाहिए और एक का पता करना है, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमने किसमें ले लिया, आपका कैलिब्रेटेड ब्यूरेट में, जिसका आपको नॉर्मैलिटी पता है कि नहीं है, पता है ना। उसका ये पहली बात है कि जब हम लोग टाइट्रेशन स्टार्ट नहीं किए तब उस केस में जो सॉल्यूशन होगा उसका पीएच काफी लो होगा कि नहीं, तो जब हमारे पास जब सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं किए तो सॉल्यूशन स्ट्रांगली एसिडिक है, जिससे आपका पीएच काफी लो होगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये टैप खोल देंगे, और टैप खोलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप सॉल्यूशन गिराएंगे, या पूरा नल खोल देंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराना है, एक ड्रॉप करके यहाँ पे गिरेगा टाइम के साथ। तो जैसे आप ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर आप डालते रहोगे NaOH का सॉल्यूशन, वैसे इससे न्यूट्रलाइज होता जाएगा, तो उस केस में इसका पीएच क्या होगा, वैरी करेगा कि नहीं, और उस केस में पीएच वैरी करेगा, पीएच क्या बढ़ रहा होगा घट रहा होगा, बढ़ रहा होगा। अब देखो मान लो कि जो आपके पास कैलकुलेशन के लिए पहले बताते हैं, सपोज करो मान लो यहाँ पे हम लोगों ने HCl का सॉल्यूशन लिया, जिसका मान लो कि हमारे पास जो नॉर्मैलिटी है वो 0.01 है, मान लो इसका नॉर्मैलिटी कितना है 0.01, और इसका जो वॉल्यूम है वो मान लो कितना है 50 ml है, 50 ml। उसके बाद हम लोग इसको टाइट्रेट करें किससे, NaOH से जो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरा रहे हो, और जिस NaOH से आप टाइट्रेट कर रहे हो उसका भी मान लो कि जो नॉर्मैलिटी है वो कितना है 0.01 मान। तो कह सकते हैं कि इसका एंड पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट कब आएगा, जब इसका टोटल आप कितना ml डालोगे, 50 ml है ना, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई करो, जब इसका 50 ml डाल देंगे तब जाके सॉल्यूशन क्या होगा, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब देखो कि अभी हम ट्रेडिशनल स्टार्ट नहीं किए हैं ना, मान लो बिफोर द स्टार्ट ऑफ टाइट्रेशन, टाइट्रेशन स्टार्ट नहीं किए, तो उस केस में जो पीएच ऑफ सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास आपका 2 होगा, बताओ इसका भी देखा था ना पीएच, ये क्योंकि इसका स्पष्ट कंसंट्रेशन कितना है, माइनस, तो उससे पीएच कितना होगा आपका 2, स्ट्रांग एसिड है ना, ये वीक एसिड है, स्ट्रांग ऐसे कंप्लीटली आ रहा है इसमें कि जैसे पीएच इसका कितना होगा आपके पास 2 होगा। अब मान लो कि जस्ट बिफोर अब टाइट्रेशन स्टार्ट कर दिए तो धीरे धीरे आपका HCl क्या न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो एज वी आर एडिंग NaOH slowly, HCl is being neutralized and pH of solution is increasing. अब मान लो just before the end point,
just before the end point of titration। और ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि आपका एंड पॉइंट कब आएगा, जो आप कितना ml डाल दोगे NaOH 50 ml। तो मान लो बात करें जस्ट बिफोर द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन, तो मान लो कि जस्ट बिफोर द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन वॉल्यूम ऑफ NaOH टोटल जो हम लोगों ने ऐड किया है वो मान लो कितना हम लोगों ने ऐड किया है 49, ठीक है। और नॉर्मलिटी ऑफ NaOH कितना है आपका 0.01 है, तो इसका मिलीक्यूलेट कितना हो गया, मतलब 0.01 into 49 मतलब 0.49। लॉजिकल है कि आपका 0.49 मिलीक्यूलेट ऑफ NaOH आपको कितना मिलीक्यूलेट ऑफ HCl मल्टीप्लाइज कर दिया 0.49, उसका HCl में कितना बचा है तो 0.01 इक्विवेलेंट बचा है कि नहीं। मतलब हम बात कर रहे हैं कब की, जस्ट बिफोर है ना। अभी आपका जो है अभी हम लोगों को 1 ml अभी डालना बाकी है, इसलिए नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl लेफ्ट है ना, हो गया आपका 50 into 0.01 minus 0.49, ठीक है ना। ये नॉर्मलिटी तो वॉल्यूम है ना, कितना होगा और डिफरेंस हां 2.01 इससे हमारे पास मिली इक्विवेलेंट में से कितना बचा है 0.01, लेकिन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है अब आपके पास हो गया 50 + 49 मतलब आपका हो गया 99 ml हो गया, तो 99 ml हो गया, समझे। तो इसलिए आप कह सकते हो कि हमारे पास जो pH ऑफ सॉल्यूशन अप्रोक्सीमेटली निकाल, तो pH ऑफ सॉल्यूशन हो गया माइनस लॉग ऑफ H + साइन कंसंट्रेशन, और टोटल आपके पास मिली इक्विवेलेंट या मिली मोल ऑफ HCl कितना है 0.1, तो मिली मोल ऑफ HCl या मिली इक्विवेलेंट HCl दोनों बराबर होगा कि नहीं। और टोटल हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अप्रोक्सीमेटली कितना ले लेंगे 100, कैलकुलेशन को सिंपलीफाई करने के लिए। ये समझे कि नहीं समझे, क्योंकि मिली इक्विवेलेंट और मिली मोल तो क्या होगा सेम होगा, n फैक्टर 1 है, और से मिली मोल ऑफ HCl जो है इतना बचा है, तो स्पेसिफिक तो इतना बचा है, तो कितने वॉल्यूम में नियरली 100 कितना हो गया 4 हो गया। तब देखो कि हमारे पास एंड पॉइंट के ठीक पहले pH कितना हो गया 4 है, मतलब अभी थोड़ा सा बस HCl नहीं डाला है, सॉरी थोड़ा सा भी NaOH नहीं डाले तो pH अभी 4 ही पहुंचा है, और चालू कहां से हुआ सर 2 से, तो 2 से धीरे धीरे बढ़ के 4 तक गया, जिससे हमारे पास जो pH जो है जस्ट बिफोर द एंड पॉइंट काफी लो है या एंड पॉइंट के पास है, तो एंड पॉइंट 7 पे है, एंड पॉइंट हो किस पेज पे आएगा 7 पे, तो अभी तो आपका बस ये 2 से कहां तक पहुंचा है 4 पे, तो इससे स्लोली बढ़ रहा है, और एंड पॉइंट के ठीक पहले आपका जो pH है वो आपका एंड पॉइंट के ठीक पहले जो pH है वो काफी लो है कि नहीं। अब मान लो कि एंड पॉइंट क्रॉस कर गया, एंड पॉइंट के पहले एट एंड पॉइंट नेगेटिव pH 7 होगा। अब मान लो कि जस्ट आफ्टर एंड पॉइंट, मतलब एंड पॉइंट के बाद का बात कर रहे हैं, मतलब अब हम लोग क्या करेंगे जितना आपको NaOH लगता है उससे थोड़ा सा क्या करेंगे गाढ़ा डाल देंगे ना जस्ट आफ्टर द एंड पॉइंट। ये बेसिकली हम समझना चाह रहे हैं कि कैसे pH चेंज कर रहा है व्हेन वी आर स्लोली एडिंग द NaOH into the HCl solution जस्ट आफ्टर द एंड पॉइंट। तो मान लो ये वॉल्यूम ऑफ NaOH जो है वो 51 ml डाल दिया, मतलब थोड़ा सा क्या किया ज्यादा डाल दिया, इसलिए मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH एडेड कितना हो गया आपका 0.01 into 51 मतलब 0.5, अब मिली इक्विवेलेंट HCl था कितना नहीं, मिली इक्विवेलेंट HCl था कितना 0.01 into 50 था ना, टोटल की बात कर नहीं, इसलिए आप कहोगे कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH लेफ्ट कितना है तो अभी बात है कि ज्यादा हो गया ना, और ये अलग हो गया,
इसलिए इसका 0.51 में से 0.50 कहाँ कंज्यूम हो गया, ऐसे यूटिलाइज करने में, तो बचा कितना आपका एनएच 0.01, लेकिन ये कितने में बचा, नियरली, मतलब ऐसे तो 101 ml हुआ और कैलकुलेशन में उसको कितना कर देंगे 100। इसलिए अब आप एनीवे चाहे जो स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो जो बचा है सॉल्यूशन तो आपका स्ट्रांगली बेसिक हो गया, सॉल्यूशन जो है स्ट्रांगली बेसिक हो गया। अब आप बोलोगे कि जो हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन है वो हमारे पास हो गया 0.01/100 अप्रोक्सीमेटली, बोलो मतलब 10⁻⁻⁴। तो पीओएच कितना हो गया 4, तो पीएच कितना हो गया 10। तो क्या समझ में आया कि आपका एंड पॉइंट के ठीक पहले पीएच कितना था 4 था, और जैसे थोड़ा सा एंड पॉइंट क्रॉस किया पीएच एकदम जंप करके कहां पहुंच गया 10 पे पहुंच गया। इससे क्या होता है कि एंड पॉइंट के अबाउट जो आपका पीएच का चेंज होता है वो ड्रास्टिकली चेंज होता है। ऐसा नहीं कि क्या हो रहा था, एंड पॉइंट के ठीक पहले तक पीएच स्लोली चेंज हो रहा था, स्लोली बढ़ रहा था धीरे धीरे, 2 से 4 धीरे धीरे बढ़ा, 0 ml से जब हम लोग 49 ml तक गए तो पीएच कितना चेंज किया, मतलब 2 से 4 स्लोली चेंज हुआ। और जैसे एंड पॉइंट के पास पहुंचे, थोड़ा सा एंड पॉइंट क्रॉस हुआ तो पीएच ड्रास्टिकली जो है 4 से बढ़ के कितना चला गया 10। इसका मतलब क्या हो गया कि एंड पॉइंट के अबाउट पीएच का जो चेंज होता है वो ड्रास्टिक होता है, सडन होता है या स्लो होता है, बहुत ड्रास्टिक या फिर बहुत सडन होता है। ये हम लोग को एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, समझे इसको? इसे याद रखना है, कभी भी अगर आप एसिड बेस साइटेशन कर रहे हैं ना तो हमेशा को याद रखना है कि एंड पॉइंट के अबाउट जो पीएच का चेंज होता है दैट इज द सडन चेंज। ओके, समझे बात ऑनलाइन? और इसके पहले वाला 2 पेज भी जूम आउट करके दिखा दीजिए ना। इसलिए ड्यूरिंग द एसिड बेस टाइट्रेशन change in pH is sudden, ये हम लोग को एकदम याद रखना है। इसलिए क्या होता है कि एंड पॉइंट के ठीक पहले तक पीएच धीरे धीरे आपका बढ़ रहा है, फिर उसके बाद एंड पॉइंट क्रॉस होने के बाद सडनली बढ़ गया, और फिर उसके बाद डालते हो क्या एनएच तो फिर स्लोली बढ़ेगा, मतलब एंड पॉइंट के ठीक पहले स्लोली बढ़ रहा है, एंड पॉइंट क्रॉस हो गया उसके बाद फिर एनएच का डालते रहेंगे तो स्लोली बढ़ेगा, ड्रास्टिक नहीं। तो ड्रास्टिक चेंज या सडन चेंज से कहाँ मिलेगा, हाँ जो एंड पॉइंट के आसपास है ना, एंड पॉइंट के आसपास। जैसे आप देखो यहाँ पे हमारे पास क्या दिख रहा है कि एंड पॉइंट तो इसका 7 है, तो आप क्या बोलोगे कि जब 50 ml डालोगे तब 7 है ना, तो इसका मतलब कि 50 ml थोड़ा कम डाला हुआ है तो कितना है 4, थोड़ा कम ना, थोड़ा कम है तो 4 है, थोड़ा ज्यादा हुआ तो 10 हो गया, तो ड्रास्टिक चेंज। हो गया? सर स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से हो रहा है क्या, अगर वीक बेस लेकिन तो इफेक्ट तो पीएच तो कम ही उसका बाद में हो गया। हो गया ऑनलाइन? यस, इसके बाद वाला पेज एक बार दिखाइए ना सर, ये नंबर हो गया। सर एक बार नेक्स्ट पेज दिखाइए। हो गया सर।
सब सब्जेक्ट किया है कहाँ पड़ जाए तो नहीं पता कहाँ गया है यहीं छूटा होगा ना फिर। आप एक बार छोड़े थे सर, फिर आपको बोल दिया उसके बाद आप फिर छोड़ बहुत अच्छा चीज नाम नहीं आता प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का क्या तुम क्या समझोगे हम क्या पॉइंट कॉमन एनुअल सॉल्यूशन इसमें देखो वॉल्यूम ऑफ एनुअल चार्टेड और उसके बाद पीएच क्या हो रहा है आपका कैलकुलेट कर रहा है। तो देखो कि जब हमारे पास कोई भी आपका एनुअल जब नहीं जा रहा है, जब तक कोई भी एनुअल नहीं जा रहा है तो उस केस में इस केस में पीएच कितना है 1 है। उसका देखो कि हमारे पास जो है 49 ml ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन आ रहा है कि टोटल हम लोगों ने यहाँ पे कितना ml डाला 49 ml जब डाला तब पीएच जो है 1 से बढ़ के कितना हुआ 3 हुआ, मतलब स्लोली बढ़ा, तो स्लोली इंक्रीज हो गया है ना। उसके बाद देखो कि हमारे पास एंड पॉइंट के साथ है, उसके बाद देखो कि एंड पॉइंट के बाद थोड़ा सा हल्का हुआ ज्यादा है ना, हल्का सा ज्यादा हुआ ना 50.1, तो हल्का सा ज्यादा हुआ तो ये देखो आपको सडनली 3 से जंप करके कितना चला गया 10 चला गया। इसलिए आपका नियर टू एंड पॉइंट हमेशा आपका पीएच में क्या होगा सडन जंप होगा, तो हमेशा क्या होगा आपका सडन जंप। उसके बाद देखो कि फर्दर अगर एनिमेशन का डाल है तो क्या हो रहा है स्लोली बढ़ रहा है ना, तो 10 11 12 साढ़े 12 ऐसे स्लोली बढ़ रहा है। तो ये हम लोग को एक टेबल से पता चल रहा है कि कैसे पीएच चेंज हो रहा है। अब इसी का हम लोग क्या करेंगे कि जब ग्राफ प्लॉट करेंगे पीएच का उसी को बोलते हैं पीएच कर्व। तो इसका पीएच का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना तो उसी को क्या बोलते हैं पीएच कर्व। या हम लोग ड्रॉ करेंगे ग्राफ ऑफ पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ एनएमएच एडेड, पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ एनएमएच एडेड। जैसे जैसे हम एनएमएच ऐड कर रहे हैं ना तो पीएच आपका वैरी कर रहा है, और सीधा जब ग्राफ हम प्लॉट कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे पीएच कर्व या पीएच
ग्राम। अच्छा, इस केस में हमें पता है कि एंड पॉइंट का पीएच कितना है, 7 है। और कब आया, तो 50 में डाला तो हाँ, तो ये मान लो 50 है। चालीस, 30, 30, 10 है ना, 60, 70, 80, 90, 100। मान लो कि इस पॉइंट पे है ना, यहाँ पे पीच कितना है, 60, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है कि हमारे पास जो है ये वाला बेसिकली क्या है, आपका इक्विवेलेंस पॉइंट है कि नहीं, ये वाला आपका इक्विवेलेंस पॉइंट है ना पीएच 60 पे। अब देखो कि हमारे पास 49.9 तक पीएच जो है आपका नियर टू 3 होता है ना, एवरेज पकड़ के ऐसे चलाता है। हमारे पास जो है, आपके पास जो है 49.9 तक आपका पीएच कितना रहता है बोलो, हाँ। तो इसलिए हमारे पास पीएच स्लोली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और यहाँ तक देखो, यहाँ तक आपका स्लोली आपका पीएच बढ़ा। और यहाँ पे आप बोलोगे कि इस पॉइंट पे आपका जो वॉल्यूम है वो 50 से हल्का सा क्या है, कम है, तो पीएच आपका क्या स्लोली बढ़ रहा है। तो पीएच आपका जो है स्लोली बढ़ रहा है, समझे यहाँ तक। तो पीएच आपका स्लोली बढ़ रहा है। और यहाँ मान लो कि आपका जो पीएच है वो कितना है, आपका मान लो 3, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि एक ड्रॉप ज्यादा डाल दिए, उसके बाद क्या हुआ कि एक ड्रॉप ज्यादा डाल दिए, 50.1 ml जैसा। तो एक ड्रॉप मान लो तुमने ज्यादा डाल दिया, तो पीएच शूट कर गया कि नहीं, तो पीएच एकदम से क्या हुआ, शूट कर गया। और शूट करने के बाद ये पहुंच गया 11 के आसपास, इसके आसपास 11 के आसपास। इसलिए हमारे पास जो है, और उसके बाद फिर अगर मान लो NaOH में डालते रहोगे तो पीएच बढ़ेगा, नहीं कैसे बढ़ेगा, स्लोली बढ़ेगा। तो पहले स्लोली बढ़ रहा था, नियर टू एंड पॉइंट का सडन चेंज हुआ। इसलिए अब देखो ये दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं, ये दोनों पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ मिला दिया। इसलिए क्या होता है कि हमारे पास जो है, जब भी आप स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बेस एडिशन करते हैं तो एंड पॉइंट के ठीक पहले तक आपका पीएच जो है 7 से काफी कम है कि नहीं। और जैसे थोड़ा सा एंड पॉइंट क्रॉस हुआ, पीएच ओनली जंप कर गया, शूट कर गया, और उसके बाद पीएच जंप करके कहां चला गया, 11। तो ये बेसिकली हो गया आपका इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ये बेसिकली क्या हो गया आपका इन्फ्लेक्शन पॉइंट। और याद रखना है कि जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट का जो रेंज है वो बेसिकली हम लोग को कहां से कहां जा रहा है, पीएच 3 से एवरेज पकड़ते हैं 11, है ना। तो 3 से 11 कब, जो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बेस एक्टिवेशन। तो आपका जो पीएच, आपका जो इन्फेक्शन पॉइंट है वो हमारे पास सडनली जंप करता है 3 से कहां, 11। अब देखो कि हमारे पास इंडिकेटर कौन सा यूज करना चाहिए, तो वो इंडिकेटर यूज करना चाहिए जैसे कलर चेंज इंटरवल इस इन्फेक्शन पॉइंट के बीच में हो, है ना। इससे हम लोग को वो इंडिकेटर यूज करना चाहिए जिसका कलर चेंज इंटरवल इस इन्फेक्शन पॉइंट पे क्या हो, क्योंकि कभी भी 100% एरर फ्री आपका जो है एंड पॉइंट मिलेगा, थोड़ा एरर आएगा। तो आप देख भी रहे हो ना कि एरर आ रहा है कि नहीं। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है कि 7 के अबाउट पीएच चेंज हो रहा है, थोड़ा सा 2-4 ड्रॉप कम है तो बहुत कम है, और 2-4 ड्रॉप ज्यादा हो गया तो बहुत ज्यादा हो गया। इसलिए हमारे पास एरर आएगा ही है। इसे हमेशा वैसा इंडिकेटर यूज करना है जिससे कलर चेंज इंटरवल इन्फेक्शन पॉइंट में क्या हो, बीच में हो। अब आप देखो तो क्या हम लोग फिनोक्सिलिन यूज कर पाएंगे, बहुत ज्यादा दूर है, कितना दूर है, कितना दूर यार मुझे। अच्छा मतलब आप, अच्छा मैं कर 3 से सकते हैं 12 से कुछ चाहिए। क्योंकि ये तो एंड पॉइंट का तो क्लोज पॉइंट है ये जो आपके पास जो 3 और 11 है, इट इज अ पीएच क्लोज टू एंड पॉइंट, नहीं समझ में आ रहा है। ये जो पॉइंट है ये सब क्या है, क्लोज टू एंड पॉइंट है। इसलिए हम लोग जो है हमेशा वही इंडिकेटर यूज करना है। वो थ्योरेटिकल बात कर रहे हो, अच्छा तो एकदम मिडिल में होगा वो टेरिटरी, वो तो थ्योरेटिकल हो गया। तो प्रैक्टिकल जब करने जाओगे तो 2 ड्रॉप कम है तो पीएच अभी 3 पे झूल रहा है, और 2 ड्रॉप ज्यादा हो गया तो एग्जैक्ट कभी भी आपका होता नहीं। तो थोड़ा कम है तो पीएच बहुत लो है,
थोड़ा ज्यादा हुआ तो बहुत ज्यादा हुआ, इसलिए हमारे पास जो है यहाँ सडन जंप मिल रहा है। इससे हमेशा हम लोग को क्या करना है कि ऐसा हम लोग इंडिकेटर यूज करें से कलर चेंज टर्म इस रेंज के क्या हो और इस इंफ्लेक्शन पॉइंट के बीच में हो, तो कलर चेंज दिख जाए। सिमिलर मिथाइल ऑरेंज भी कर सकते हैं कि नहीं? तो 3.1 से 4.4 है, तो in that case we can also use मिथाइल ऑरेंज। इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टेम्परेचर में दोनों इंडिकेटर यूज होता है, समझे? प्रैक्टिकल है ना जी, प्रैक्टिकल। नेचुरल पता है कि वो 11 के बहुत पास हो गया तो बट नहीं ना वो करेक्ट था। हाँ, ये जो पॉइंट है तो इक्विवेलेंस पॉइंट के जो पास ही है, कितना हुआ 50 से मुझसे हल्का तो ज्यादा हुआ, लगातार प्रॉफिट तो ज्यादा है, उतना तो होगा ही। हम लोग को जो पढ़ना है वही बोल रहा। लैब में कॉमनली यूज इंडिकेटर यही दो है, इसका बहुत इंडिकेटर है। समझे इसको? यस सर। समझे ऑनलाइन? यस सर। यस सर। हमारे पास जो आपका जो कलर चेंज जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है वो कहां से कहां है? 3 से 11। इसलिए we can say we can use the phenolphthalein as well as your methyl orange। ये दोनों चीज हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो दोनों चीज हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। देखो इस केस में ये डिक्रीजिंग ग्राफ है ना, इस केस में क्या है, ये आपका डिक्रीजिंग ग्राफ है। और अब देखो कि ये बेसिकली आपका जो है इक्विवेलेंस पॉइंट है, दिस वन इज योर इक्विवेलेंस पॉइंट। तो ये आपका जो है इक्विवेलेंस पॉइंट है ना ये। और यहाँ हम लोग टाइट्रेट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस को किससे? स्ट्रॉन्ग एसिड से। इसलिए एसिड डालने पे पीएच घट रहा है कि नहीं? अब देखो वही चीज हमारे पास जो है इक्विवेलेंस पॉइंट के ठीक पहले देखो पीएच आपका शून्य घट रहा है और इक्विवेलेंस पॉइंट के ठीक पहले तक आपका जो पीएच है वो नियर टू 11 है। उसके बाद जैसे तुमने इक्विवेलेंस पॉइंट क्रॉस किया वैसे पीएच जो है जबरदस्ती घट के मतलब जबरदस्त तरीके से घट के कितना चला है? 3 पे आया, एकदम सडन चेंज। इसलिए क्या होता है कि इक्विवेलेंस पॉइंट के पास ना एकदम वर्टिकल लाइन मिलता है ना, सडन है ना ये। इसलिए इक्विवेलेंस पॉइंट के बहुत क्या मिलता है आपको? वर्टिकल लाइन। उसके पहले स्लैंटेड रहेगा, उसके बाद भी क्या रहेगा? स्लैंटेड। इसलिए आप यहाँ मिथाइल फिनोल्फथलीन भी यूज कर सकते हो और मिथाइल ऑरेंज। देखो यहाँ पे पिंक से कलरलेस की तरफ जा रहा है, पिंक से कलरलेस। क्यों? पीएच घट रहा है ना, तो पीएच घट रहा है इसलिए पिंक से कलरलेस होगा ये। और हमारे पास जो मिथाइल ऑरेंज है येलो से क्या होगा? रेड हो जाएगा। इसलिए आप कहोगे कि अगर कलर चेंज अगर हो रहा है तो मतलब कि तुम नियर टू इक्विवेलेंस पॉइंट ही हो कि नहीं? इसलिए इस तरह से वी कैन फाइंड द इन्फ्लेक्शन। समझ सब लोग? इससे जैसे आपको वहां पे कलर चेंज दिखेगा वैसे आप टाइट्रेशन रोक दोगे और वहां रीडिंग नोट करके फॉर्मूला में डाल देंगे, उससे निकल जाएगा आपको नॉर्मेट। सर ये एक बार फिर से बता देंगे? तो जब एसी डालोगे घटेगा, जब बेस डालेंगे तो ऐसे बढ़ेगा, तो ध्यान देना। हो गया? सर प्रीवियस पेज एक बार दिखाइए। तब पैरेलल टू वायर्स। हाँ सर हो गया। और हम टाइट्रेट करेंगे वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड। मान लो एस्टिक एसिड वर्सेस डायनेमिक्स है ना, तो वीक एसिड को टाइट्रेट करें किससे? स्ट्रॉन्ग बेस। और यहाँ पर ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या गिरा रहे हैं बोलो? एनीवे जो स्टैंड सॉल्यूशन है
और जैसे जैसे जाएगा आपका एसिटिक एसिड क्या करेगा, ये न्यूट्रलाइज करेगा। देखो कि हमारे पास जो है, मान लो कि एसिटिक एसिड जो है इसकी नॉर्मेलिटी मान लो कितनी है 0.1 और वॉल्यूम इसका कितना है 50 है। तो अभी आपका सोल्यूशन का पीएच कितना होगा, उसके तो के पास जाना पड़ेगा। अब मान लो कि इसका जो के है ना एसिटिक एसिड का वो 10 to the power -5 है। तो जानते हैं कि वीक एसिड ऑफ टाइप एच है ना, इसका पीएच का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ बोलो पीके लॉग सी है ना, क्या होगा वीक एसिड हो गया। तो हाँ पीके कितना है इसका 5, लॉग सी कितना हो गया +1, तब पीएच अभी 3 है। तो पीएच अभी इसका 3 है। अब क्या हो रहा है कि तुम ड्रॉप बाय ड्रॉप लेने में चाह रहे हो तो एसिटिक एसिड क्या हो रहा है, स्लोली न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो एसिटिक एसिड आपका स्लोली न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो ड्यूरिंग टाइट्रेशन एसिटिक एसिड is slowly neutralized। इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है आपका जो एसिटिक एसिड है स्लोली क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहा है एंड सॉल्यूशन is turning to buffer। Solution is turning to acidic buffer। समझाओगे मुझे ये चीज। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्गेस्ट वीक एसिड का सॉल्ट, क्योंकि जब आप टाइट्रेशन जब कर रहे हो तो आपका एसिटिक एसिड क्या न्यूट्रलाइज हो रहा है, ये सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड भी होगा और सोडियम स्टेट भी होगा। तो अभी तो चल रहा है ना टाइट्रेशन, रुक गया चल रहा है तो एनएच डालते जा रहे हो तो एसिटिक एसिड धीरे धीरे क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहा है। अब कुछ एसिटिक एसिड एसिड भी है कि नहीं, इससे हमारे पास सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, वीक एसिड उसका सॉल्ट मेड बाय कंजुगेट बेसिस, मतलब सोल्यूशन क्या बन रहा है, बफर बन रहा है। इससे अभी पीएच का चेंज स्लोली दिखेगा, बफर हो गया ना। इसलिए आप डाल तो रहे हो यहाँ पे क्या चीज, स्ट्रॉन्ग बेस की वीक बेस, लेकिन यहाँ पीएच चेंज स्लो होगा है ना, क्योंकि ये किसमें कन्वर्ट हो गया एसिडिक बफर में, एंड देयरफॉर पीएच increases slowly, क्या कैसे slowly। अब देखो, अब आ जाओ pH ऑफ इक्विवेलेंस पॉइंट पे आओ। अब निकालेंगे pH ऑफ इक्विवेलेंस पॉइंट। तो इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब तुमने यहाँ पे इसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया कि नहीं, इसको तुमने यहाँ पे कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया इक्विवेलेंस पॉइंट, तो कंप्लीटली हमने न्यूट्रलाइज कर दिया। इससे सॉल्यूशन में इक्विवेलेंस पॉइंट पे सिर्फ क्या प्रेजेंट है, एक और बोलिए। हाँ एक और इससे क्या हुआ, इक्विवेलेंस पॉइंट आया। इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब कि ये पूरा पूरा एसिटिक एसिड क्या हो गया, राइट, जैसे सॉल्यूशन में सिर्फ क्या प्रेजेंट है, सोडियम स्टेट है। इससे वहां पे अनायनिक हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, इससे वहां पे क्या होगी अनायनिक हाइड्रोलिसिस, जिसका पीएच निकालो कैसे, तो हाफ पीकेडब्ल्यू प्लस पीके माइनस लॉग सी। सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ अनायन टू बी हाइड्रोलाइज्ड, याद करो। ये हो गया 19 बाई 2 कितना हो गया, 19/2 9.5 माइनस हाफ ऑफ लॉग सी, जो सी क्या है कंसंट्रेशन ऑफ अनायन टू बी हाइड्रोलाइज्ड। अच्छा अब निकाल लो, यहाँ वैल्यू ले लेते हैं, मान लो इसका नॉर्मेलिटी ले लो कितना है 0.1 मान लो, इसका अगर तुमने कितना एनएच डाला होगा इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए 15 डालो, क्या हो गया 50 है ना 0.1, ये 0.1 ले लिए, ये भी कितना डाले होगे 50 में डाले होगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ अनायन कितना हो गया इक्विवेलेंस पॉइंट पे, तो
इसका 50 मिलीमीटर उसके 50 मिलीमीटर को यूटिलाइज किया और 0.1 इंटू 50 है ना, मतलब 5 को यूटिलाइज करो 5 आया और कितना वॉल्यूम में आया 100, मतलब 0.0। इसलिए लॉग ऑफ 0.05 कितना हो गया, जो ठीक कर रहे थे उसका 0.1 लिए ना, 50 से मिटा लेना, मतलब तुमने कितना मिलीमीटर डाला 5 मिलीमीटर, उसका 5 के 5 से प्राइस करेगा मिस्टेक कितना आएगा 5 कितने वॉल्यूम में 100 हाँ, उसका हम लोग निकाल रहे कि लॉग तो -1.3 आगे डाल दो तो 9.5 प्लस हाफ इंटू 1.3 कितना आ रहा है, गड़बड़ तो नहीं हुआ कैलकुलेशन, हाँ तो प्लस करना चाहिए लॉग log this plus ये तो half 19 minus half into 1.2 जो कितना रहेगा 19 minus लॉग के पहले तो हाफ वॉमिट हो जाना चाहिए क्योंकि ब्रैकेट हाँ? के पहले तो हाफ कॉमन आता है। तो 19 minus 1.3 divided by 2 8.85 तो लॉजिकल है कि इक्विवेलेंस पॉइंट का पीएच 7 से तो ज्यादा ही है क्योंकि ऑब्वियस बात है कि इक्विवेलेंस पॉइंट का जो पीएच है 7 से ज्यादा क्यों आएगा, क्योंकि हम लोग वीक एसिड किसे टाइट्रेट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस से, इसलिए इक्विवेलेंस पॉइंट पे तो क्या बचेगा सोडियम स्टेट तो अनायनिक हाइड्रोसिस होगी और जब भी अनायनिक हाइड्रोसिस होगी तो इसका पीएच 7 से क्या आएगा ज्यादा आएगा। जैसे जब भी हम लोग यहाँ पे वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से टाइट्रेट करेंगे तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे अनायनिक हाइड्रोसिस हो जाएगी, इसलिए इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या हो जाएगी आपका अनायनिक हाइड्रोलाइसिस, इसलिए आपका इक्विवेलेंस पॉइंट का पीएच हमेशा 7 से क्या आएगा ज्यादा आएगा, जो आ भी रहा कैलकुलेशन में 8.85 ये सब्जेक्ट नहीं ये वाला हाँ सर ठीक है। अब देखो इक्विवेलेंस पॉइंट का पीएच कितना है 8.85 है, अब जस्ट आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट आओ तो जस्ट आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट जस्ट आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट तो इक्विवेलेंस पॉइंट के ठीक बाद और तुम क्या ऐड कर रहे हो एनएच after just after equilibrium point solution contains a strong base की नहीं solution contains strong base NaOH hence pH will be high or low high pH will be high इसलिए इसमें देखो जब ग्राफ प्लॉट करेंगे देखो भाई ध्यान रखना है कि इक्विवेलेंस पॉइंट का पीएच 7 से क्या आ रहा है ज्यादा आ रहा है और उसके बाद जैसे इक्विवेलेंस पॉइंट क्रॉस होगा तो एनएमएच जो आपका गिरेगा वो क्या किसी को न्यूट्रलाइज करेगा और एनएमएच तो स्ट्रांग बेस है इसलिए इक्विवेलेंस पॉइंट के ठीक बाद पीएच शूट करता है, इसलिए इक्विवेलेंस पॉइंट के ठीक बाद पीएच क्या करता है शूट करता है। अगर वो ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो कैसा ये मान लो कि पीएच 7 है ना वॉल्यूम ऑफ NaOH added और ये तुम्हारा है इक्विवेलेंस पॉइंट ये वाला है ना दिस इज योर
इक्विवेलेंस पॉइंट, तो 7 से क्या है ज्यादा आएगा, बिकॉज ऑफ व्हाट, लेकिन इक्विवेलेंस पॉइंट के ठीक पहले तक पीएच स्लोली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो पीएच आपका स्लोली बढ़ रहा है, तो ऐसा होता है। अभी देखो स्लोली बढ़ रहा है, और अभी आप कहाँ पे हो, मतलब ये आपका है ना टाइटल वैल्यू, ये टाइटल वैल्यू है तो कितना है 50 है, तो अभी आप क्या बोलोगे, आपको कितना कमी है, थोड़ा सा 50 में थोड़ा सा कम, 49 पॉइंट समथिंग डाल चुके हैं, तो अभी देखो पीएच 7 के आसपास है, और जैसे तुम यहाँ पे थोड़ा सा इक्वल्स पॉइंट क्रॉस करोगे तो पीएच क्या होगा, ड्रास्टिकली इंक्रीज होगा। और ये हो गया 7 और ये हो गया 11। जैसे आप देखो कि हमारे पास अगर एक ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करें तो यहाँ पे अगर इसको मिला देंगे तो ऐसा आएगा। जैसे देखो यहाँ पे जो आपका इन्फ्लेक्शन पॉइंट का रेंज है वो छोटा हो गया कि नहीं, तो यहाँ इन्फ्लेक्शन पॉइंट का रेंज छोटा हो गया, जैसे एक भी क्या कह रहा है छोटा हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा इन्फ्लेक्शन पॉइंट का रेंज कहाँ मिलता है, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे यार तो मोटा मोटी जैसे वहां पे रेंज कितना 3 से 11 था, तो यहाँ यार रखोगे 7 से, अरे जनरल है ये। तो यहाँ पे जो आपका इन्फेक्शन पॉइंट का जो रेंज है वो लाई करेगा बिटवीन 7 to 11, ठीक है। अब बताइए कौन सा इंडिकेटर चलेगा, पेनोप्टेन चलेगा ना, इसलिए यहाँ पे कौन सा इंडिकेटर हम लोग को चलेगा, मिथाइल चले तो डायल तो यहाँ है, इन्फेक्शन पॉइंट के मतलब इक्वेलेंस पॉइंट की काफी पहले ही क्या क्या कलर चेंज मार, इसलिए आप सुटेबल इंडिकेटर कौन हो गया आपका, समझिए इसको ऑनलाइन। यस सर। हाँ सर। और जब करोगे ना वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑनलाइन क्लियर, यस सर। यस सर। सर यस सर। weak base versus strong base। अब देखो कि एट इक्विवेलेंस पॉइंट एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड को टाइट्रेट करें किससे, HCl से, है ना। इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड हैज बीन कंप्लीटली यूटिलाइज्ड टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड एंड वाटर, और अमोनियम क्लोराइड आपका इक्विवेलेंस पॉइंट पे जो प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस करेगा, इसलिए आपका इक्विवेलेंस पॉइंट का जो पीएच होगा वो 7 से क्या रहेगा, कम है, वही सेम चीज। अब यहाँ पे देखो वही होगा, इस केस में जब तुम HCl को जब तुम ड्रॉप बाय ड्रॉप अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डाल तो आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड धीरे धीरे न्यूट्रलाइज हो रहा है, इस सॉल्यूशन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ और क्या प्रेजेंट हो रहा है, अमोनियम क्लोराइड, इससे आपका जो है डेवलप कर रहा है बफर, इससे यहाँ पीएच का चेंज क्या होगा, दो होगा, और फिर जैसे इक्विवेलेंस पॉइंट क्रॉस करेगा वैसे हमारे पास सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाएगा, जिससे पीएच काफी लो हो जाएगा कि नहीं, ऐसे पहले स्लो आपका घटता है और फिर इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद क्या होगा, और ड्रास्टिकली घटेगा, और इसका इक्विवेलेंस पॉइंट का पीएच हमेशा 7 से क्या रहेगा, कम रहेगा।
ये pH 7 है ना, और ये बेसिकली क्या हो गया, मान लो इक्विवेलेंस पॉइंट। इसका pH 7 से क्या है, देखो कम आ रहा है, और यहाँ pH घट रहा है ना। तो यहाँ pH धीरे धीरे क्या हो रहा है आपका, घट रहा है धीरे धीरे। उसके बाद देखो कि जैसे हमारे पास जो है आपके पास इक्विवेलेंस पॉइंट के ठीक पहले हो, तो उस केस में आपके इक्विवेलेंस पॉइंट के ठीक पहले हो तो पीएच आपका 7 के आसपास है कि नहीं, और इक्विवेलेंस पॉइंट जैसे क्रॉस होगा ना तो पीएच बहुत कम हो जाएगा कि नहीं, इसलिए ये ऐसा, इसलिए पहले आपके पास घट रहा है फिर बाद में बढ़ रहा है, और ये इसका रेंज आ गया, और ये होता है पीएच 3 के आसपास। इसलिए आप क्या कहोगे कि इसमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो है, जो आपका इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, उसका रेंज कहां से आ रहा है, पीएच 3 तो याद करने में आसान हो, 3 से 7, 7 से 11, दोनों जोड़ दिया तो पूरा 3 से 11। अब यहाँ पे देखो कि कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे, मिथाइल ऑरेंज। या बेस्ट इंडिकेटर है आपका मिथाइल ऑरेंज। पहले बात है कि पहले सोल चेंज क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, हो गया। उसके बाद देखो वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। प्रीवियस पेज एक बार दिखाया ना। जैसे एसिटिक एसिड वर्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। Set done. ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले कि pH ऑफ इक्विवेलेंस पॉइंट is close to 7। इक्विवेलेंस पॉइंट का जो pH होगा वो 7 के क्लोज होगा, क्यों? ये होगा क्योंकि इक्विवेलेंस पॉइंट पे आपका क्या प्रेजेंट होगा, अमोनियम एसिटेट। इक्विवेलेंस पॉइंट पे अमोनियम एसिटेट होगा, और अमोनियम एसिटेट में कैटायनिक हाइड्रोलिसिस भी होगी और आयनिक भी होगी ना। इसलिए पीएच क्या आएगा, हाफ pKw प्लस pK माइनस pK, कंसंट्रेशन ही था ना, और pK और pK भी मोटा मोटी सेम होता है, इसलिए pH क्या होगा आपका, क्लोज टू 7। उसके पहले देखो कि बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट एंड आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट। बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट solution acts as buffer होगा, क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है कि हमारे पास जो है इक्विवेलेंस पॉइंट के पहले आपके पास क्या प्रेजेंट होगा,
एसिटिक एसिड होगा और अमोनियम स्टेट होगा, मतलब एसिटिक एसिड स्टेट होगा, तो बफर होगा कि नहीं? खुद भी तो एक बफर ही है, सॉल्ट बफर जो पढ़े। और आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट तो रोशन आया कैसा बफर अभी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप तो वीक बेस डालो। इससे क्या होगा कि अगर आप देखो इक्विवेलेंस पॉइंट तो अमोनियम स्टेट है, इक्विवेलेंस पॉइंट के पहले भी अमोनियम स्टेट है कि नहीं? इक्विवेलेंस पॉइंट के पहले और इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद, उसके बाद भी आपका अमोनियम स्टेट भी है और आपका अमोनियम स्टेट भी है और आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड विद अमोनियम भी है। जैसे अमोनियम स्टेट है ना, ये कब की बात हो रही है? इक्विवेलेंस पॉइंट पे, ये इक्विवेलेंस पॉइंट पे ये दोनों है ना। अब उसके बाद देखो कि अगर एक्स्ट्रा अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो वहां पे क्या होगा कि ये तो खुद बफर है और ये भी तो बफर है। हाँ, तो बफर तो है। और अगर आपको इक्विवेलेंस पॉइंट के पहले अगर हो तो उस केस में आपको ये तो है और साथ में आपके पास जो है एसिटिक एसिड है कि नहीं, ये भी तो बफर है। मतलब शुरू से लेकर अंत तक क्या रहा है? बफर ही रहा। इससे हमारे पास जो है पीएच में कोई ड्रास्टिक चेंज हम लोग को नहीं दिखता है ना। इससे यहाँ पे पीएच में कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं दिखता है, इसलिए इट हैज नो शार्प चेंज ऑफ पीएच नियर टू इक्विवेलेंस पॉइंट, नियर टू इक्विवेलेंस पॉइंट। यहाँ पे कोई शार्प चेंज ऑफ पीएच नहीं होता है नियर टू इक्विवेलेंस पॉइंट, इसलिए वो सुटेबल इंडिकेटर ही नहीं है। Hence, we don't have suitable indicator. अगर जबरदस्ती कुछ यूज भी करोगे ना तो एरर बहुत रहेगा। सर सर ये पहले और बाद में दोनों ही बफर कैसे, वो और एक बार बताए ना। देखो हमारे पास जो है बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट सॉल्यूशन में क्या क्या है बताओ, जस्ट बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट। सर दोनों ही तो होगा ना, एसिटिक एसिड यूज करो। हाँ बोलो, जस्ट बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट बताओ। इसमें है ना तुम्हारा एसिटिक एसिड, इसमें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हो, तो हमारे पास जो है आपको न्यूट्रलाइज होके अमोनियम स्टेट भी मिल रहा है और आपका एसिटिक एसिड भी तो है अभी प्रेजेंट की नहीं। हाँ सर। एसिटिक एसिड और एसिटेट आपको बफर नहीं बनाएगा। हाँ हाँ। और जब इक्विवेलेंस पॉइंट क्रॉस कर लिए तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो आया एक्स्ट्रा, वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम के साथ भी क्या बनाएगा? बफर बनाएगा। तो बफर तो दूसरे के अंत तक, इसलिए यहाँ पे जो अच्छा। पीएच का जो चेंज होगा नियर टू इक्विवेलेंस पॉइंट, क्या वो शार्प होगा? नहीं, वो हमारे पास जो है नहीं। आपका साफ नहीं मिलेगा। ये वाली 96.3 के इस केस में देखो कि हमारे पास जो आपका जो वीक एसिड वर्सेस वीक बेस का टाइट्रेशन है, तो देखो पीएच आपका जो है घट रहा है कि नहीं? तो पीएच आपका जो है घट रहा है, वॉल्यूम ऑफ एसिड एडेड है, एसिड ऐड कर रहा है ना, तो पीएच घट रहा है, तो पीएच घट रहा है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट जो है क्लोज टू 7 है कि नहीं? 7 नहीं होगा, मतलब क्लोज टू 7। तो देखो कि घट रहा है, स्लोली घट रहा है और फिर इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद भी स्लोली घट ही रहा है। इससे कोई शार्प चेंज आएगा नहीं, इससे इसमें कोई सुटेबल इंडिकेटर है ही, इसलिए इसका टाइट्रेशन बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि एकदम से मतलब क्या बोला जाए, इन्फेक्शन पॉइंट का रेंज ही नहीं है। तो क्या देखो यहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रेट लाइन ऐसे है जस्ट फ्रैक्शन ऑफ पॉइंट। हाँ, तो बहुत छोटा हो गया वो रेंज, इसलिए इसके लिए कोई सुटेबल आपका इंडिकेटर नहीं है। और क्यों ये स्लो चेंज समझ में आया? तो इक्विवेलेंस पॉइंट के पहले बफर है, बाद में बफर है, इसलिए यहाँ पे कोई शार्प या ड्रास्टिक चेंज आएगा नहीं, इसलिए इट इज हैविंग नो सुटेबल इंडिकेटर।
हो गया? करोगे? साफ नहीं है ना, इक्वलेंस पॉइंट क्लोज टू 7 होगा है ना यार? जो इक्वलेंस पॉइंट होगा वो क्लोज टू 7। क्या regarding the redox titration. Regarding the redox titration. तो यहाँ पे हम लोग टाइट्रेशन जब करेंगे, रिडॉक्स टाइट्रेशन तो करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो सब यहाँ लिखते हैं KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड। KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड। तो मान लो कि ऑक्सैलिक एसिड को हम लोग KMnO4 से टाइट्रेट कर रहे हैं। मान लो हम लोगों ने यहाँ पे क्या ले लिया, ऑक्सैलिक एसिड। अच्छा, ऑक्सैलिक एसिड हाइड्रेट बोले करना, उसका फॉर्मूला हो जाएगा H2C2O4.2H2। बोले ना ऑक्सैलिक एसिड हाइड्रेट का क्रिस्टल लिया, मतलब क्या लिया एक्चुअली में, ऑक्सैलिक एसिड डॉट 2H2 लिया। और यहाँ पे हम लोग ऑक्सैलिक एसिड को टाइट्रेट कर रहे हैं अभी किससे, मान लो सपोज करो KMnO4 से, है ना? हम लोगों ने यहाँ लिया हुआ स्टैंडर्ड KMnO4 सॉल्यूशन, मतलब इसका नॉर्मेलिटी पता है कि नहीं पता है? पता है। और ये हमारे पास जो है डीप वायलेट कलर का सॉल्यूशन है ना, बहुत डीप वायलेट KMnO4 का सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग टाइट्रेशन करते हैं तो उस केस में हम लोग मीडियम को एसिडिफाई कर देते हैं, और मीडियम को एसिडिफाई करने के लिए हम लोग इसमें क्या डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। जब भी मीडियम को एसिडिफाई करना है तो लोग क्या डालना है, सल्फ्यूरिक एसिड, नॉट HCl और नाइट्रिक, राइट है ना? अब देखो यहाँ होगा क्या, तो यहाँ से तुम क्या कर रहे हो, ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डाल रहे हो, KMnO4। ऑक्सैलिक एसिड का अगेन बोलोगे कि वॉल्यूम आपका नोन है कि अननोन है? नोन है, तो मान लो V1 है, लेकिन नॉर्मेलिटी ऑफ दिस ऑक्सैलिक एसिड या मोलारिटी ऑफ दिस ऑक्सैलिक एसिड अननोन है। तो मान लो कि मोलारिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड जो है वो M1 है, जो हमको पता नहीं है, समझे? और चूंकि KMnO4 का तुमने क्या किया, स्टार्ट सॉल्यूशन लिया है, जिससे इसका आपको नॉर्मेलिटी पता है या नहीं पता है? पता है। तो मान लो कितना है आपका, N2 है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ KMnO4 कितना हमको लगेगा वो हमको पता नहीं होगा, करना पड़ेगा ट्रेडिशन में।
और टाइम अभी रोकेंगे जब हमको कलर चेंज आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा कि तुम ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या ऊपर से गिरा रहा है, KMnO4 अंडर विच कंडीशन, एज द कंडीशन। और जो KMnO4 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं, और जब बेसिक वैल्यू होगा तो KMnO4 जो है दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा किस में, Mn+2 में। और जो ऑक्सैलिक एसिड है वो हमेशा ऑक्सीडाइज हुआ किस में, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सीमेंट से ड्रॉप्स है ना, इसलिए KMnO4 जैसे से टाइट्रेट करना होगा ऑक्सैलिक एसिड को, वो खुद रिड्यूस होगा +2 में, और हमारे पास ये प्रोसेस किस में जा रहा होगा, +4 में जा रहा होगा। ठीक है, बताओ स्कैन फैक्टर कितना हुआ, 5। ऑक्सैलिक का बोलो 2। इसलिए स्कैन फैक्टर 2 के +6 से +4 तो पर कार्बन 1 का लॉस, इसलिए एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन है तो 2 का लॉस कितना हुआ, 2। इसलिए 1 कार्बन का लॉस हो रहा है 1 का, तो 2 कार्बन लॉस करेगा 2 का, और 2 कार्बन का लॉस मतलब 1 मॉलिक्यूल का लॉस, और 1 मॉलिक्यूल के लॉस को क्या बोलते हैं, अच्छा। ओके, अब देखो क्या तुम ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या गिरा रहा है, अब KMnO4 जैसे आएगा ना सॉल्यूशन जो है आपको किस तरह का हो जाएगा, मतलब ड्रॉप एक आया, पहला ड्रॉप गिरा, पहले से स्टार्ट किया तो पहला ड्रॉप गिरा, ड्रॉप गिरते सॉल्यूशन कलर कैसा हो गया, वायलेट। जैसे तुम यहाँ पे पहले स्टार्ट एक ड्रॉप आएगा ना, तो ये तो बहुत डीप वायलेट है, इससे पूरा सॉल्यूशन क्या करेगा, वायलेट कर देगा, पर्पल कर देगा, है ना। तो जैसे तुमने एक ड्रॉप डाला तो सोशल कलर उस समय कितना हो गया, कैसा हो गया, वायलेट हो गया, फिर वो डिसअपियर हो गया, क्योंकि वो फिर यूटिलाइज होते हैं ना इसको रिडॉक्स करने में, है ना। इसलिए जब तुम ड्रॉप डालोगे ना तो पहले तो इनिशियली क्या होगा, वायलेट हो जाएगा, उसके बाद फिर वो डिसअपियर हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा, समझे इसको। इसलिए ड्रॉप डाल रहे हो, कलर आ रहा है डिसअपियर, डाला कलर आया डिसअपियर, डाला कलर आया डिसअपियर, और उसके बाद एक ऐसा मूवमेंट आएगा कि जब ये वायलेट जब आएगा डिसअपियर नहीं होगा, पूरा चलेगा, है ना। एक ऐसा मोमेंट आएगा जब KMnO4 का जो ड्रॉप गिरेगा ना तो कलर आपका डिसअपियर नहीं होगा, मतलब वायलेट का क्या रहेगा, वायलेट, मतलब अब उसको कंज्यूम करने वाला ऑक्सैलिक एसिड है या नहीं है, नहीं है, बस तुम यहाँ ट्रांजिशन रोक देगा, है ना, इसको कस देगा और यहाँ से तुम इसका रीडिंग दे देगा, ये हो गया इसका टाइटर रीडिंग, समझे इसको। इसलिए हम लोग को क्या बोला जाता है कि जो KMnO4 है ना वो सेल्फ इंडिकेटर है, इसलिए आप बाहर से डालने की जरूरत ही नहीं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडिकेटर। तो KMnO4 कलर चेंज करके समझ में आ गया ना, इससे बाहर से क्यों डालेंगे बात, समझे। इसलिए क्या होगा कि क्या समझेंगे, ट्रेडिशन आपका कंप्लीट हो गया जब KMnO4 का कलर डीकलराइज नहीं, जब KMnO4 का कलर डीकलराइज नहीं होगा तो मतलब कंज्यूम करने वाला कोई है ही नहीं, ट्रेडिशन हैज बीन कंप्लीटेड, तो वही हो जाएगा आपका एंड पॉइंट। इससे इसको बोलता क्या है, सेल्फ इंडिकेटर। इसलिए एट एंड पॉइंट कलर ऑफ KMnO4 डू नॉट decolorizes, that is solution remains परमानेंटली ठीक बोलता है कि एक ड्रॉप आ रहा है ना, एक ड्रॉप आ रहा है तो वायलेट फुली दिखेगा, कैसे दिखता है, ठीक दिखता है। मतलब सोल्यूशन ज्यादा है और 1-2 ड्रॉप आ रहा है आपका, तो 1-2 ड्रॉप अगर मान लो अगर सोल्यूशन में जाएगा तो सोल्यूशन को तो वायलेट दिखाएगा, कैसे दिखाएगा, पिंक जैसा दिखाएगा। KMnO4 does not decolorise जैसे remains permanently pink, उसके पहले क्या हो रहा था, पिंक आ रहा था और जा आया पिंक हुआ गायब, आया पिंक हुआ गायब, तो जैसे हमारे पास आया पिंक गायब नहीं हुआ मतलब उसको कंज्यूम करने वाला ऑक्सीडेटिव एसिड नहीं है, तो इससे कंडीशन को रीडिंग उठा ली, हो गया। उसका एंड पॉइंट पे लॉ ऑफ इक्वेशन आप
ठीक है ना बोलो। बाकी इसको क्या लिख दो ऐसे M1 V1 M1 into 2 into V1 is equal to M2 into 5 into V2। अब यहाँ से मोलारिटी जो निकालो निकाल लो। समझिए क्या किए? नॉर्मैलिटी तो वॉल्यूम, नॉर्मैलिटी तो वॉल्यूम, और नॉर्मैलिटी मोलारिटी तो मिलते हैं ना। मोलारिटी इक्वल फैक्टर तो ऑक्सिलरी का फैक्टर 2 और इसका 5। अब नॉर्मैलिटी की बने की मोलारिटी की बने उसके साथ यूज कर लो। समझे इसको? अच्छा केमोनोफोर को जब आप कंडीशन आसान तो यहाँ पीएच नहीं मेजर करना है ना। अब देखो केमोनोफोर वर्सेस फेयर सल्फेट है ना, इसमें भी वही होगा कि जो आपका फेयर सल्फेट है वो हमेशा किसमें ऑक्साइड होगा? फेरिक सल्फेट में है ना। तो जो फेयर सल्फेट जब आप टाइट्रेट करोगे ना तो हमेशा फेयर किसमें जाएगा? फेरिक। और केमोनोफोर वर्सेस मोर सॉल्ट, चलिए जी कौन बताएगा? आप बताइए मोर सॉल्ट का फॉर्मूला। पहला चैप्टर में पूछे थे याद है, 2 नंबर 10 में। चलिए बोलो डॉट APS क्यों नहीं पता? सर APS पहला क्लास में पता है सर APS तुम बताओ। नहीं तो टेल टू फेयर सल्फेट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2 मोर सॉल्ट याद रखो है ना, इंपॉर्टेंट चीज। तो मोर सॉल्ट में भी क्या होगा कि जब इसको ऑक्साइड करेगा केमोनोफोर तो सिर्फ फेरस को ही ऑक्साइड करेगा, फेरिक को नहीं, मतलब अमोनियम को कुछ नहीं, क्योंकि अमोनियम ना ऑक्सीडाइज होता है बेसिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। और टाइट्रेशन किस मीडियम में कर रहा है? एसिडिक ना, सल्फ्यूरिक डाला है ना, इससे एसिडिक मीडियम में अमोनियम ऑक्सीडाइज होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन ऑक्साइड होगा? फेरस या कोई और? फेरस। जैसे अभी पूछेगा कि केमोनोफोर वर्सेस FeSO4 का टाइट्रेशन कर रहे हैं तो एन फैक्टर ऑफ फेरस सल्फेट कितना होगा? बोलो यहाँ भी बोलो। 1 ही होगा क्योंकि इसका नहीं होगा रिडॉक्स है ना, इसमें मोर सॉल्ट में सिर्फ फेरस ऑक्सीडाइज और इंडिकेटर सेल्फ इंडिकेटर क्या बाकी तो कैलकुलेशन तो कर लोगे ना, फाइल पेपर तो किया हुआ है। हो गया। अब आ जाओ डायक्रोमेट टाइट्रेशन। मान लो डायक्रोमेट टाइट्रेशन कर रहे हैं ना, तो डायक्रोमेट टाइट्रेशन। अच्छा ये खाली मुझे बताओ कि वहां पे उन्होंने एसिडिफाइड सल्फ्यूरिक से क्यों किया? ये सब क्यों नहीं यूज किया? हाँ मतलब बेसिकली ये V2 जो है ना, ये टाइटल वैल्यू है ये, और ये टाउटर वैल्यू जो V2 ml है वो एग्जैक्टली वही होना चाहिए वॉल्यूम जो किसको आपको ऑक्साइड करेगा। इसलिए अगर मान लो कि सल्फ्यूरिक एसिड को ऑक्साइड नहीं करेगा केमोनोफोर, क्योंकि जो केमोनोफोर तो ऑक्साइड ही नहीं है, इसलिए वो सल्फ्यूरिक ऑक्साइड नहीं करेगा। हाँ लेकिन मान लो अगर HCl अगर यूज किया तो HCl ये क्लोराइड को भी ऑक्साइड करना चालू कर देगा। तो उसका क्या होगा कि जो केमोनोफोर डालोगे ना सब कुछ अमाउंट ऑक्सीजन को करेगा, कुछ HCl को ऑक्साइड करने में खर्च हो जाएगा, इसलिए कैलकुलेशन जो करेंगे आपका एरर फ्री आएगा। इसलिए HCl यूज नहीं करना है क्योंकि केमोनोफोर इसको तो करेगा ही, और साथ में पता चला कि HCl को भी क्या करने लगा? ऑक्सीडाइज करने लगा।
इसलिए आपके पास जो है आपको कैलकुलेशन तभी आपका करेक्ट आएगा जब उस केस में जितना भी आप केमोनोफोर डालो सिर्फ और सिर्फ किसको ऑक्साइड करने में जाए, तभी आपका करेक्ट आपको जो है कंसंट्रेशन डिटरमाइन होगा। और नाइट्रिक अगर यूज करेंगे तो नाइट्रिक खुद अपने आप में ऑक्सीडेटिव होगा। तो नाइट्रिक जो है खुद अपने आप में क्या हो गया, पता चला कि नाइट्रिक भी बेचारा ऑक्सीजन को ऑक्साइड करना चालू कर दिया और केमोनोफोर भी कर रहा है। जैसे इस केस में केमोनोफोर नाइट्रिक लोगे ना, जब नाइट्रिक लोगे तो केमोनोफोर का वॉल्यूम कम कंज्यूम, क्योंकि आपका नाइट्रिक भी ऑक्साइड कर रहा है वो भी कर रहा है, इसलिए केमोनोफोर कम लगेगा। और HCl जब यूज करोगे तो केमोनोफोर ज्यादा लगेगा, तो केमोनोफोर कुछ ऑक्सीजन में भी जाएगा और कुछ इसलिए क्या होगा कि टाइट्रेशन में इंटरफेयर कर रहा है कि नहीं, इसलिए कौन इंटरफेयर नहीं करेगा, चूंकि डायल्यूट है ना, एसिडिफाई किए और डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडेटिव नहीं होता है, कौन होता था एसिड में एसिडिफाई करा मतलब डायल्यूट है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी नहीं है और साथ में हमारे पास खुद ऑक्सीडाइज होगा, इसलिए बेस्ट क्या होगा सल्फ्यूरिक एसिड। बाकी ये दोनों यूज नहीं करना बिकॉज़ दे विल इंटरफेयर विद द रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स उसके टाइट्रेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के होने से क्या प्रॉब्लम होगा, एक बार फिर से बताइए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने से क्या प्रॉब्लम? नाइट्रिक एसिड अगर रहेगा ना तो वो भी तो ऑक्सीजन को ऑक्साइड करना चालू कर देगा, जबकि आप चाहते हो कि ऑक्सैलिक एसिड को कौन से ऑक्सीडाइज करेंगे, केमोनोफोर करेंगे नाइट्रिक करें बताओ। केमोनोफोर इसलिए तो नाइट्रिक एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, इसलिए वो भी ऑक्सैलिक को ऑक्साइड करना चालू कर देगा। इसलिए एग्जैक्टली कितना केमोनोफोर लगा है ऑक्सैलिक को ऑक्सीडाइज करने में, वो तो गलत रीडिंग आ जाएगा। कुछ जितना लगना चाहिए तो उससे क्या होगा, कम लगेगा, कम लगेगा। जितना लगना चाहिए उससे इसी बात है कि एरर हो जाएगा कैलकुलेशन में, समझ गए। यस यस सर। है तो कैलकुलेशन ना, ये तो क्लियर है कि कैलकुलेशन को करेंगे ऐसे मीडियम में ना। ये हम लोगों ने K2 से R7 का क्या लिया, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया है ना, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लिया आपने K2 और यहाँ पे मान लो ले लिया तुमने फेरस सल्फेट और सिम्प्लीफाई करने के लिए हम लोग इसमें क्या डाल देंगे बोलो, हाँ रिडॉक्स है ना, हमेशा यूज करना सल्फेट, ठीक है। अच्छा जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये आपको डीप ऑरेंज रेड, डीप ऑरेंज रेड, हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये सब हो गया, ये क्रिस्टल क्या बोलो डीप ऑरेंज, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट जब तुम ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरा रहा है वो किसको चिपका रहा है, फेरस को, और फेरस को ऑक्सीडाइज करके फेरिक बना रहा है, और खुद रिड्यूस हो रहा है Cr+3, खुद रिड्यूस हो रहा है Cr+3। हो गया, यस करो टाइट्रेशन करो, बताओ इंडिकेटर कैसे, मतलब टाइट्रेशन कैसे हम लोग रोकेंगे।
हो गया? कैसे कैसे पता करेंगे, एंड पॉइंट कैसे पता करेंगे? तो ग्रीन हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये जो आपका ये फेरस सल्फेट है ना, जो फेरस सल्फेट है ये ग्रीन कलर का सोल्यूशन है। जो फेरस सल्फेट है ना ये ग्रीन कलर का सोल्यूशन है। ये ग्रीन कलर का सोल्यूशन है ना। अब तुम ड्रॉप बाय ड्रॉप का आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, उस केस में ऑरेंज रेड तो ग्रीन का ग्रीन ही रहेगा कि नहीं। और उसके बाद क्या होगा कि जब आपके पास फेरस सल्फेट कन्वर्ट हो जाएगा किस में, फेरिक में, उस केस में आपका येलोइश ब्राउन हो जाएगा। तो सोल्यूशन है ना कैसा हो जाएगा, येलोइश ब्राउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब तुम पोटेशियम डाइक्रोमेट डालोगे ना एंड पॉइंट के बाद, तो उस केस में येलोइश ब्राउन, तो हल्का लाल कलर का ये, और ये भी क्या है ऑरेंज रेड है। इसलिए एंड पॉइंट आ गया, समझ में आएगा आपको। तो ये एंड पॉइंट के पहले का सोल्यूशन कैसा है, ग्रीन है। और एंड पॉइंट के बाद मतलब अभी क्या हो रहा है, एंड पॉइंट क्रॉस करने का मतलब कि हमारे पास जो पोटेशियम डाइक्रोमेट आएगा क्या वो कलर शेड देगा, नहीं। जैसे यहाँ देखो कि हमारे पास जो है आपका फेरस है, कि आपको एंड पॉइंट क्रॉस करना पड़ेगा कि नहीं। तो एंड पॉइंट जब क्रॉस करेंगे तभी कलर चेंज आएगा। एंड पॉइंट से पहले क्रॉस करना है कि नहीं। तो फेरस से आप क्या हो गए, फेरिक हो रहे हो। अब मान लो कि हमारे पास जो है ये किस कलर का है, ग्रीन, और ये बेसिकली क्या है येलोइश ब्राउन है ना, मतलब हल्का लाल ही है। इसलिए आपके पास जो Cr+3 आ रहा है जो, वो भी किस कलर का है, ग्रीन ही है। आप बताओ कि आपका एंड पॉइंट आ गया, क्वेश्चन कैसा है अभी आपका, एंड पॉइंट आ गया मान लो। क्योंकि Cr+3 भी तो है। मतलब कि आपके पास जो है मोटा मोटा ग्रीन ही रहेगा, है ना, मोटा मोटा वो ग्रीन ही रहेगा। क्योंकि आपका फेरिक तो आ गया है जो हल्का पीलापन का है, तो ये Cr+3 तो बहुत है। ये सोल्यूशन ग्रीन का क्या रहेगा, ग्रीन ही रहेगा। उसके बाद एंड पॉइंट के बाद आप तुम पोटेशियम डाइक्रोमेट डालोगे तो सोल्यूशन आपका ग्रीन ही है। और एक आध ड्रॉप का ज्यादा आ भी जाएगा, सोल्यूशन क्या रहेगा, ग्रीन रहेगा। मतलब कि क्या है, सेल्फ इंडिकेटर की टेंशन होगा नहीं। इसलिए पोटेशियम डाइक्रोमेट इज नॉट अ सेल्फ इंडिकेटर। पोटेशियम डाइक्रोमेट नॉट acts as self indicator। ये सेल्फ इंडिकेटर नहीं होता है ना, क्योंकि एंड पॉइंट के बाद कलर चेंज आपको समझ में नहीं आएगा। जो आपका एंड पॉइंट है उसके बाद जो कलर है वो समझ नहीं आएगा। इसलिए सिर्फ सेल्फ इंडिकेटर में कौन यूज हो रहा है, केवल आपका जो है यूज हो रहा है। ऐसा ग्रीन में गिनेंगे तो मिलेगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है रिड्यूस होकर के Cr+3 में जा रहा है, तो सोचो ग्रीन का क्या है, ग्रीन ही है। और एंड पॉइंट के बाद भी Cr+3 बहुत रहेगा।
इसलिए वहां पे सोल्यूशन ग्रीन का क्या रहेगा? मतलब कोई खास कलर चेंज आपको समझ में नहीं आया, हो गया? इसलिए पोटेशियम डाइक्लोराइड डू नॉट एक्ट एज अ सेल्फ लिमिटिंग। इसलिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं एक्सटर्नल इंडिकेटर। यहाँ हम क्या यूज करते हैं? एक्सटर्नल इंडिकेटर, जिसमें हम यूज करते हैं पोटेशियम फेरिसाइनाइड। एक्सटर्नल इंडिकेटर में क्या यूज करते हैं हम लोग? पोटेशियम फेरिसाइनाइड। हो गया? अब देखो इसमें करना क्या? एक्सटर्नल इंडिकेटर का मतलब ही नाम से क्या हो गया? एक्सटर्नल यूज किया। अब देखो इसमें क्या होता है, मान लो कि आपका जो है फेयर सल्फेट सॉल्यूशन है और तुम ड्रॉप बाय ड्रॉप ऊपर से क्या गिरा रहा है ना? तो तुम ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है नहीं गिरा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग एक लेते हैं व्हाइट टाइल। व्हाइट टाइल है ना, टाइल कलर से समझ में आए, काला भी मिला है। उन्होंने व्हाइट टाइल लिया है ना। उसके बाद में क्या करते हैं ना कि आपका ड्रॉपर्स है ना, कुछ कुछ ड्रॉप यहाँ गिरा देते हैं पोटेशियम फेरिसाइनाइड का, है ना? ऐसा ये सब किसका ड्रॉप है? पोटेशियम फेरिसाइनाइड का। ये पीलापन नहीं, पीला ही रंग का होता है। ऐसे 4-5 ड्रॉप लेती है स्टॉपर्स है ना। क्या बोलो? अब मान लो कि हम लोग को एक रफ आइडिया हो जाता है कि एंड पॉइंट आने वाला है ना? तो मान लो कि एंड पॉइंट के कुछ देर पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे सॉल्यूशन निकालते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे। तो हमारे पास जो है सॉल्यूशन निकालने के बाद उसका हम लोग क्या करेंगे? यहाँ ड्रॉप गिराते हैं, है ना? तो मान लो 10 मिनट, जस्ट रफली 10 मिनट बिफोर एंड पॉइंट। तो अलग अलग हम टाइम इंटरवल पे ड्रॉप निकाल के डालते रहे। कहाँ से लेके? हाँ, मतलब ट्रेडिशनल क्लास से। कहाँ से? उसी बात से थोड़ी डालो। तो 10 मिनट बिफोर द एंड पॉइंट, तो हम इसमें से थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे? ड्रॉप निकालेंगे। अब देखो कि हमारे पास क्या होगा कि जो फेरस होता है ना, अगर वो प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में, अगर फेरस अगर प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में, तो उस केस में वो इसके साथ चिपक के बना देगा फेरस फेरिसाइनाइड। फेरस फेरिसाइनाइड। फेरस फेरिसाइनाइड जो बेसिकली आपका डार्क ब्लू होता है। बेसिकली कैसा है? डार्क ब्लू। पहले पीला है ना, उसके बाद तुमने क्या किया कि इसमें से डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल निकालना है। ट्रांजिशन चल रहा है और डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल निकाल के यहाँ डाल दे। जैसे मान लो कि तुमने 10 मिनट पहले यहाँ से एक ड्रॉप निकाल के यहाँ डाला, ट्रांजिशन बंद कर दिया, ट्रांजिशन बंद किए और 10 मिनट पहले एक ड्रॉप निकाल के यहाँ डाल दिए। और उसके बाद जो ये सॉल्यूशन है जिसका कलर पहले क्या था? येलो था। अब जैसे ड्रॉप डाले तो ये हो गया आपके पास डार्क ब्लू हो गया। तो आप समझ गए क्या समझे? ये अभी आप जो निकाले ना ये ड्रॉप, इसमें फेरस है, तभी तो फेरस के साथ तो चिपका ही है। इससे उसमें फेरस है, इसलिए कैसा हो गया? डार्क ब्लू हो गया। फिर तुम क्या किए कि थोड़ी देर के बाद फिर निकाल के आए ड्रॉप डाले, है ना, 5 मिनट बिफोर। तो अभी भी कैसा होगा? हाँ, मतलब अभी भी डार्क ब्लू आएगा।
अभी भी डार्क ब्लू ऐसे से करें, और ये मान लो एंड पॉइंट पे आ गए, तो एंड पॉइंट पे फेरस होगा, इससे इसका जो ब्लू कलर है वो आएगा। हाँ, येलो का येलो ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे नो ब्लू कलर। तो क्या समझोगे, फेरस है? नहीं है, तो यहाँ ब्लू कलर भरा नहीं, इसका मतलब फेरस है नहीं, बट टाइटेशन रोक दिए और नोट कर ली। तो इस तरह से we can use the external indicator। तो ये समझ लो। सर इसमें एरर तो बहुत बढ़ जाएगा, एरर तो बहुत बढ़ जाएगा, क्यों? इसमें टाइम इंटरवल के हिसाब से होगा। एरर क्यों पड़ेगा, जब यहाँ पर जब ड्रॉप गिरा तो रोक दिए ना टैक्स। फिर भी बहुत सा देरी हो रोक करके तो तुम्हारा ड्रॉप करेगा या रोकेगा टाइटेशन, फिर आप जो है इसमें जो है आपको ड्रॉपर डालोगे और फिर निकालोगे ना। याद नहीं है क्या ड्रॉप निकालोगे। ठीक है, और इंटरनल इंडिकेटर में यूज करते हैं डायफिनाइलामीन। कितना इंडिकेटर का बात हो गया? एक्सटर्नल इंटरनल सेट्स। इंटरनल इंडिकेटर में क्या यूज करेंगे हम लोग? डायफिनाइलामीन। तो यहाँ हम लोग क्या यूज करेंगे? डायफिनाइलामीन। अब देखो हमारे पास बिफोर एंड पॉइंट सोल्यूशन कैसा होगा? बिफोर एंड पॉइंट अपना सोल्यूशन कैसा होगा? ब्लूइश ग्रीन, वही हल्का हरा पत्ता, क्या पस्ती है, फेरस है। इससे हमारे पास जो है एंड पॉइंट के पहले आपका जो कलर है कैसा होगा? हल्का हरा पत्ता होगा। और जब एंड पॉइंट आएगा ना, जब एंड पॉइंट आएगा ना, उस केस में क्या होगा कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो डाइफेनिलामीन को ऑक्सीडाइज करेगा। हमारे पास एंड पॉइंट तक किसको ऑक्सीडाइज कर रहा था? हाँ, फेरस को। जैसे बिफोर एंड पॉइंट फेरस को ऑक्सीडाइज कर रहा था किसमें? फेरिक में। और जब एंड पॉइंट खत्म हो गया, अब उसके बाद वो ऑक्सीडाइज करेगा किसको? डाइफेनिलामीन। और डाइफेनिलामीन को जब ऑक्सीडाइज कर देगा तब उस केस में जो सॉल्यूशन है वो वायलेट कलर का हो जाएगा। उस केस में सॉल्यूशन किसका होगा? वायलेट। इसलिए एंड पॉइंट के पहले तक हरा था, और जैसे एंड पॉइंट आया तो फेरस तो ऑक्सीडाइज हुआ नहीं, तो जाके कौन ऑक्सीडाइज हो गया? डाइफेनिलामीन। और उसके बाद उसका कलर जो है आपका कैसा आ गया? वायलेट आ गया। ये हो गया इंटरनल। तो एक इंटरनल हो गया, एक हो गया एक्सटर्नल, और एक क्या हो गया? सेल्फ इंडिकेटर। ऐसे बेसिक इंडिकेटर में कौन सा इंडिकेटर यूज किया? एक्सटर्नल इंटरनल तो था। इंटरनल एक्सटर्नल का मतलब ये नहीं, एक्सटर्नल का मतलब बाहर लेके बाहर लेके हम टाइटेशन कर रहे हैं। एक्सटर्नल इंडिकेटर का मतलब बाहर उसको यूज करना, अंदर नहीं। व्हाइट टाइप पे पहले ड्रॉप लगा देते थे ना सब पहले साइनाइड का, उसके बाद हम लोग डाल रहे हैं। Yes. कोई भी आपको इससे चाहिए तो सिलिकॉन चाहिए तो नेक्स्ट और कोई सीख लोगे ना यार, तो कुछ वो ऑक्साइड होने लगेगा या क्वेश्चन है, हमने जो लिखा था ना कि इंटर हैलोजन में थर्मल स्टेबिलिटी जो है, ये इंडिकेटर इतने ज्यादा डिफरेंस होगा उतना स्टेबल होगा, तो इसमें तो नहीं बनता है। क्वेश्चन दिया था व्हिच इज वेरी अनस्टेबल है ना, तो सर देखिए आंसर दिया ऑप्शन 3, तो सबसे ज्यादा डिफरेंस है वेरी अनस्टेबल। अच्छा ठीक है, चेक करो। ठीक है।
ये डिफरेंस ज्यादा था तो बॉन्ड तो वीक होगा। इंटर कंपाउंड में ना इलेक्ट्रोलिटिक डिफरेंस ज्यादा होने से आयनिक स्ट्रक्चर बढ़ जाता है और बस शक्ति बढ़ जाती है। यही होगा, यही होगा, ठीक होगा। आइए 7 तक तो चला जाता है। वो जो बात बोल रहा है ना, वो बात किसके लिए applicable है? जब आप कंपेयर करते हो हाइड्रोजन और इंट्रा हाइड्रोजन, ये जो इंट्रा हाइड्रोजन कंपाउंड्स हैं वो मोर रिएक्टिव हो जाते हैं किससे? हाइड्रोजन से, बिकॉज़ ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिक मतलब इम्प्रॉपर ओवरलैपिंग। लेकिन यहाँ पे जब स्टेबिलिटी की बात आती है तो आयनिक स्ट्रक्चर देखते हैं, और आयनिक स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा किसमें होगा? आईएफ में आयनिक स्ट्रक्चर ज्यादा होगा ना, इससे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ना, इसके सबसे ज्यादा है ना भाई, बोला है अनस्टेबल, लेकिन सर्च करे हुए हैं स्टेबल। तेरे भी वही तो कोई हमारा पढ़ा है ज्यादा बाकी इस तरह भाई सर वही हमने कब भाई हमारा क्यों ये ना उसमें लिखा है क्या रीजन हेलो हाँ क्या हो गया? अरे शोभी कुछ बोल रहा है। ठीक 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 है, ठीक है, टेक्स्ट किए हैं, देख लेना। और तुम फर्स्ट बेंचर हो गए। मुझे बात नहीं हो रहा मैं कॉन्फिडेंट हाँ आईडी कार्ड पापा सब लोग एक खुद चलेगा। चलो सर वाइट बैकग्राउंड सारी आउटर वन আরে কি করবে আবে নিতে ছবিটা নিচ্ছে না শুধু এখানে দিতে হবে নাকি হ্যাঁ তো আবার না নেবে না তুমি ওটা নিচ্ছে শেষ মে হ্যাঁ হাইস্ট वाह लिविंग हर गॉड फीलिंग जो भी होगा अच्छा है भाई नीचे पर दुआ सिंपल ले और मेरे पास नहीं भाई मैं बाकी एक साल करूंगा मैं एक ना एक खुद है एक साल में 0 पे करना होगा भाई आंसर क्या दिया आंसर ये है ना क्या सीन है आए